मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपनी बोरॉन फैमिली के लिए बातें हो चुकी है पी ब्लॉक में। अब नेक्स्ट फैमिली के लिए बात करें अपन कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है, इसमें कई चीज़ें आएंगी। तो शुरुआत करते हैं कार्बन फैमिली के बारे में। कार्बन फैमिली में किसको किसको रखा गया है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड पीबी। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NH2 NP2 होता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP2 होता है। अगर इनके आकार की बात की जाए, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ने के कारण आकार क्या होता है बेटा? बढ़ता है। आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो अपन कहेंगे एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ने के कारण आकार बढ़ता है। इनका आकार पीबी तथा एसएन का आकार लगभग समान रहता है। किसके कारण? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण। किसके कारण? लेंथेनाइड संकुचन के कारण। परंतु पीबी का आकार हल्का सा बड़ा होता है। किससे? एसएन से हल्का सा बड़ा होता है। नेक्स्ट बात करें अपन आईपी की बात करें, इनके आईपी की बात करें। वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, आईपी का मान घटता है। परंतु यहाँ एसएन और पीबी में बात करें तो पीबी की आईपी हल्की सी ज्यादा होती है। किससे? एसएन से, क्योंकि इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण इसके आईपी का मान बढ़ जाता है। तो इसमें पूछे सबसे कम आईपी किसकी होगी, तो एसएन, टिन की आईपी सबसे कम मिलेगी अपने को। किसकी? एसएन की आईपी सबसे कम मिलेगी। ये तो इसकी कॉमन बातें थी कि पूरे अपन पहले बात कर चुके हैं, किसमें? पीरियोडिक टेबल में ये बातें कर चुके हैं सारी। नेक्स्ट बात करें अपन अपर रूपता। पीबी को छोड़कर सभी तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। किसको छोड़कर? पीबी को छोड़कर सभी तत्व क्या करते हैं? अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। सेकंड बात करें इनके श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन का गुण की बात करें, वर्ग में ऊपर से, देखो बेटा, वर्ग में इस कार्बन फैमिली में वर्ग उसमें ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर श्रृंखलन का गुणधर्म, श्रृंखलन का गुण घटता है। श्रृंखलन का गुण घटता है क्योंकि बंद ऊर्जा क्या होती है? घटती है, क्योंकि बंद ऊर्जा घटती है। अपन बात करें कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम, एसएन एसएन एंड पीबी पीबी। श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है? कार्बन में होता है। उसके बाद में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बंद ऊर्जा घटती है क्योंकि आकार बढ़ता है, जिसके कारण श्रृंखलन का गुण भी घटता है। कार्बन के श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा होता है। कार्बन के श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा होने के कई रीजन हैं। छोटा आकार, छोटा आकार होने के कारण अतिव्यापन ज्यादा होगा। उच्च विद्युत ऋणता, उच्च विद्युत ऋणता, अधिक बंद ऊर्जा। इस रीजन से कार्बन के जो श्रृंखलन का गुण होता है वो सबसे अधिक होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर श्रृंखलन के गुण धर्म में क्या आती रहती है? कमी आती रहती है। नेक्स्ट बात करें
गलनांक व क्वथनांक गलनांक व क्वथनांक गलनांक व क्वथनांक की बात करें, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, एक तो मोलिकुलर वेट बढ़ता है। क्या होता है? मोलिकुलर वेट बढ़ता है। वैसे 13 ग्रुप से 14 ग्रुप का गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, ये लिख लिए पहले। 13वें वर्ग की तुलना में, वर्ग की तुलना में 14वें वर्ग के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसलिए 13वें वर्ग की तुलना में 14वें वर्ग के तत्वों के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। यदि समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, गलनांक व क्वथनांक सामान्यतः घटते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर सामान्यतः गलनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? घट जाते हैं। क्या होते हैं? घट जाते हैं। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति देखें, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। देखो बेटा जी, कार्बन को छोड़कर, किसको? कार्बन को छोड़कर, क्योंकि कार्बन के पास क्या नहीं होते? रिक्त कक्षक नहीं होते। क्या लिखें? कार्बन को छोड़कर बाकी सभी तत्व कार्बन को छोड़कर बाकी सभी तत्व संकुल निर्माण की प्रवृत्ति रखते हैं। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति रखते हैं। किसको छोड़कर? कार्बन को छोड़कर बाकी सभी तत्व संकुल निर्माण की प्रवृत्ति रखते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट पॉइंट रासायनिक इनके गुणधर्म हैं, उनमें बात करें, इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बात करते हैं पहली बात करते हैं रासायनिक गुणधर्म। ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता, ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता। ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता के बारे में बात करें, कार्बन फैमिली मुख्यतः +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। कौन सी? +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। जबकि कार्बन के लिए बात करें, कार्बन -4 ऑक्सीकरण अवस्था
अवस्था भी प्रदर्शित करता है। कार्बन क्या करता है? -4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है कई यौगिकों में। कार्बन अपने अधिकतर यौगिक किसमें प्रदर्शित करता है? अधिकतर यौगिक उत्तेजित अवस्था में प्रदर्शित करता है। कार्बन अपने अधिकतर यौगिक उत्तेजित अवस्था में प्रदर्शित करता है। कार्बन के पास बेटा अपन ग्राउंड स्टेट में देखें, ये 2s2 है एंड ये 2p2 है, यहां पर 2 हैं 2 हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने पास अभी 2 ही हैं। जैसे अपन ग्राउंड स्टेट में अगर देखें कौन बना हुआ है? CO जो बना हुआ है वो किसमें बना हुआ है? ग्राउंड स्टेट में बना हुआ है। अपन अगर इसको उत्तेजित करेंगे तो अयुग्मित ग्राउंड स्टेट में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2। ES फर्स्ट में कितने हो जाएंगे अपने पास? 4। तो एक्साइटेड स्टेट में कितने बने हुए? एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में कौन बनता है? जैसे CH4 हो गया, CCl4 हो गया, ये सारे किसमें बने हुए हैं? उत्तेजित अवस्था में बने हुए हैं। कार्बन अपने अधिकतर यौगिक किसमें बनाता है? उत्तेजित अवस्था में बनाता है, क्योंकि इनके बीच में ऊर्जा अंतराल कम होता है, तो इसको आगे भेजने में इसको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, और ये 4 बंध बना के काफी सफिशिएंट मात्रा में ऊर्जा को बाहर निकालता है और स्टेबिलिटी ले आता है। नेक्स्ट बात करें, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। +4 का तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। किसके कारण? रीजन वही है बेटा, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। तो अपन बात करें जर्मेनियम SnPb +2 +4 +2 +4 +2 +4, यहां ज्यादा स्टेबल कौन है? +2, यहां +4 और यहां भी +4। Pb में +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। Pb +4 में किसकी तरह बिहेव करता है? ऑक्सी कारक की तरह, और जर्मेनियम +2 में अपचायक की तरह बिहेव करता है। तो नोट लगा ले नीचे, बात कर चुके हैं, क्वेश्चन और करेंगे। Pb +4 में ऑक्सी कारक की तरह तथा जर्मेनियम +2 अपचायक की तरह व्यवहार करता है। क्या करता है? व्यवहार करता है। Pb +4 में ऑक्सी कारक की तरह तथा जर्मेनियम +2 अपचायक की तरह कार्य करता है। तो ये क्यों करता है? क्योंकि Pb +4 कम स्टेबल है। ये कहां जाना चाहेगा? Pb +2 में जाना चाहेगा। कैसे जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो उसका क्या कर देगा? ऑक्सीकरण कर देगा। जबकि इसमें बात करें तो ये किसमें जाना चाहता है? Pb +4 में जाना चाहता है। कैसे जा पाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो सामने वाले का क्या कर देगा? अपचयन कर देगा। क्या कर देगा? अपचयन।
तो ये क्या कहलाएगा? अपचायक। और ये क्या कहलाएगा बेटा जी? ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हैलाइड या हाइड्राइड। पहले हाइड्राइड की बात कर लेते हैं। इनके हाइड्राइड की बात करें, हाइड्राइड हाइड्राइड के लिए बात करो, ये H2 से अभिक्रिया कर MH4 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? MH4 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। MH4 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। CH4, SiH4, ZeH4, SnH4, PbH4। CH4, SiH4, GeH4, SnH4, PbH4, इसको बोलते हैं बेटा, इसका नाम मैं पहले बता चुका हूं, मीथेन, पढ़ चुके हो बहुत बार। इसका सिलेन, जर्मेन, स्टेनेन, प्लम्बेन, स्टेनेन, प्लम्बेन, तो ये इनके नाम हो गए। वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं। आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। केमिकल बॉन्डिंग की बातें, आकार बढ़ेगा, अतिव्यापन घटेगा। आपको बात करें तापीय स्थायित्व, इंपॉर्टेंट है ये, तापीय घटेगा। तापीय स्थायित्व है वो क्या होगा? घट जाएगा। तापीय स्थायित्व के लिए स्पेशल ध्यान रखें, मैं फिर कह रहा हूं इसका, तापीय स्थायित्व क्या होगा? घटेगा। तापीय स्थायित्व घट जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें इसके बंध कोण, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। बंध कोण समान रहेगा। कैसा रहेगा? समान रहेगा। बॉन्ड एंगल इसमें क्या रहेगा? समान रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि अपन ने बात की थी, यदि केंद्रीय परमाणु के पास कोई लोन पेयर ना हो तथा पार्श्व परमाणु समान हो तो बंध कोण का मान समान रहता है। तो यहाँ केंद्रीय परमाणु के पास कोई लोन पेयर नहीं है, पार्श्व परमाणु सारे हाइड्रोजन है, तो बंध कोण का मान कैसा रहेगा? समान रहेगा। कैसा रहेगा? समान रहेगा। नेक्स्ट बात करें अपन इनके हैलाइड की बात करते हैं। हैलाइड यह हैं दो प्रकार के हैलाइड का निर्माण करते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के हैलाइड का निर्माण करते हैं। दो प्रकार के हैलाइड कौन से हैं बेटा? देखो, एक MX2 और एक MX4, इनका स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि +2 ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। इनका स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे
घटता है। क्या होता है? घटता है। क्यों? अक्रिय युग्म प्रभाव अपन पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं। कार्बन के MX2 प्रकार के हैलाइड बहुत कम स्थायी होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कार्बीन कहा जाता है। ये मध्यवर्ती स्पीसीज होती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मध्यवर्ती स्पीसीज होती हैं, इनका स्थायित्व बहुत कम होता है। जैसे कार्बीन की बात करें, सिंपल कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइफ्लोरोकार्बिन, ये डाइक्लोरोकार्बिन, डाइफ्लोरोकार्बिन और कार्बिन भी दो प्रकार के, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन भी दो प्रकार की, ये कार्बिन है, कार्बिन दो प्रकार, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइफ्लोरोकार्बिन। इनकी स्टेबिलिटी अगर इन तीनों की मैं करवा चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग में, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। बैक बॉन्डिंग 2p पाई बैक बॉन्डिंग है, इसमें 2p पाई 3p पाई, इसमें कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं है। अगर इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा CF2, फिर CCl2 एंड फिर CS2 स्टेबल है। तो ये हैलाइड आ गए। इन हैलाइड में अगर देखा जाए, इनके हेक्सा, इनके टेट्रा वो देखा जाए, CF4, SiF4 एंड GeF4, SnF4 एंड PbF4, इनमें देखे जाए तो ये कैसे हैं? सहसंयोजक। और ये कैसे हैं? आयनिक है। कैसे हैं? आयनिक। एक सहसंयोजक है, ऊपर से दूसरे कौन से हैं? आयनिक है। इनमें बात की जाए कि जो हैलाइड का जल अपघटन में बात करें, कार्बन के हैलाइड कमरे के ताप पर, कार्बन के हैलाइड कमरे के ताप पर जल अपघटन प्रदर्शित नहीं करते। कमरे के ताप पर जल अपघटन प्रदर्शित नहीं करते डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण। डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण क्या नहीं प्रदर्शित करते? कमरे के ताप पर जल अपघटन प्रदर्शित नहीं करते। परंतु अगर हाई टेम्परेचर पर जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन प्रदर्शित करते हैं, जैसे पर बात करें CCl4 प्लस H2O, कहां पर? हाई टेम्परेचर। ये क्या बनाते हैं? COCl2 प्लस 2HCl, इसको बोलते हैं फोस जीन। क्या बोलते हैं? फोस जीन। यह एक जहरीली गैस है। COCl2 क्या बोलते हैं? फोस जीन बोलते हैं। ये क्या एक जहरीली गैस है। अगर कमरे के ताप पर तो CCl4 नहीं करेगा, पर हाई टेम्परेचर पर यह जल अपघटित हो जाता है। ऐसे ही अपन देखें SiCl4 है, SiCl4, इसको कमरे के ताप पर लें, ये कमरे के ताप पर जल अपघटित हो जाता है, क्योंकि इसके पास क्या पड़े हैं? खाली डी कक्षक पड़े हैं। ये जल अपघटित होकर H4SiO4
सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? सिलिसिक एसिड बोलते हैं। प्लस 4HCl बन जाता है। क्या बन जाता है? 4HCl बन जाता है। यदि इस SiF4 के विक्रिया H2O से कराते हैं तो अपने को सिलिसिक अम्ल नहीं बनकर फ्लोरोसिलिसिक अम्ल, फ्लोरोसिलिसिक, अगर यहाँ पर SiF4 ले लिया जाए प्लस HOH ले लिया जाए तो अपने को क्या मिलता है? SiO2 प्लस H2SiF4 मिलता है, F6 मिलता है। इसे बोलते हैं फ्लोरो सिलिसिक एसिड। ये एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड ऑफ सिलिसिक एसिड। ऐसा क्यों हुआ बेटा? इसके जल अपघटन से क्या बना? इससे जल अपघटन से H4SiO4 बना और साथ में क्या बना? HF बना। ये HF इससे अभिक्रिया कर लेता है सिलिसिक अम्ल से और किस में बदल जाता है? H2SiF6 में बदल जाता है। किसमें? H2SiF6 में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? फ्लोरोसिलिसिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें ऑक्साइड। ऑक्साइड के लिए बात करें, कार्बन फैमिली MO तथा MO2 प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? MO तथा MO2 प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। SI को छोड़कर SI क्या नहीं बनाता? SiO का निर्माण नहीं करता, SiO नहीं बनता। तो क्या क्या बन जाएंगे बेटा अपने पास? CO, ZO, SNO, PbO। इधर CO2, SiO2, ZeO2, SNO2, PbO2। ये कैसे हैं बेटा? तीनों अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं और ये तीनों दोनों उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। CO, GeO इनमें भी बात करें तो ये अम्लीय प्रवृत्ति के और ये कैसे होते हैं? उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये अपने पास ऑक्साइड हैं। तो अपन पहले बात करते हैं कार्बन के ऑक्साइड के लिए बात कर लेते हैं कि कार्बन के ऑक्साइड कौन से होते हैं, उनके लिए बात करते हैं। तो हेडिंग डालिए कार्बन के ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑफ कार्बन। अपन मुख्यतः कार्बन के 3 ऑक्साइड के लिए बात करेंगे। कार्बन के ऑक्साइड कौन से? CO, CO2 एंड C3O2। ये है कार्बन सब ऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड।
जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है किसी दूसरे तत्व से, उन्हें सब ऑक्साइड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब ऑक्साइड्स बोला जाता है। देखते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO। पहली बनाने की विधियां। बनाने की विधियों के लिए बात करें, बनाने की विधियां देखो, कार्बन को वायु की अल्प मात्रा या लिमिटेड, अपन बोल सकते हैं लिमिटेड मात्रा में जलाने पर, लिमिटेड मात्रा में जलाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? CO मिल जाएगा। कार्बन प्लस हाफ O2 तो क्या मिल जाएगा? CO मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? CO। यदि भारी धातुओं के ऑक्साइड को कार्बन के साथ अपचेत कराते हैं तो भी अपने को क्या मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। दूसरा, भारी धातुओं के ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से करवाने पर, कार्बन से कराई, कार्बन प्लस ZNO, कार्बन प्लस Fe2O3, तो यहां पर अपने को क्या मिल जाएगा? Zn प्लस CO, Fe3O4 कर लो, Fe2 कर लो, Fe प्लस CO प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fe प्लस CO। यहां Fe प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। नेक्स्ट बात करें अपन कैसे बनाएं इसको। फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कराते हैं। यहां H2SO4 तीसरी अभिक्रिया फॉर्मिक एसिड की अभिक्रिया किससे करवाएं? फॉर्मिक एसिड की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से करवाने पर। सांद्र H2SO4 से करवाएं किसके? फॉर्मिक एसिड की अभिक्रिया। यहां सांद्र H2SO4 निर्जलीकारक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? निर्जलीकारक की तरह व्यवहार करता है। जैसे फॉर्मिक एसिड है, इसकी अभिक्रिया अपन ने किससे कराई? सांद्र H2SO4 से कराई तो H2O प्लस CO प्राप्त होता है। क्या? H2O प्लस CO। अगर मैं यहां पर ऑक्जेलिक एसिड ले लूं और सांद्र H2SO4 ले लूं तो अपने को क्या मिल जाएगा? H2O प्लस CO प्लस CO2 प्राप्त होता है। देखो बेटा, सांद्र H2SO4 आएगा, इसको जहां भी वाटर मिलेगा लेकर भाग जाएगा। यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे पीछे, एक तो CO बच जाएगा, दूसरा क्या बच जाएगा? CO2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? CO2। बात समझ में आई? आगे बात करें चौथी अभिक्रिया। अपन ने दो नाम सुने होंगे, प्रोड्यूसर गैस तथा जल गैस। प्रोड्यूसर गैस तथा जल गैस या सिंथेसिस गैस। यह प्रोड्यूसर गैस और जल गैस का क्या है? एक घटक है। जल गैस, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं वाटर गैस, अच्छा लगेगा, या संश्लेषित गैस, या इसको सिन गैस का घटक भी है। कैसे बनाते हैं? कार्बन प्लस H2O वेपर
वाष्प लेते हैं इसकी, क्या लेते हैं? वाष्प। कार्बन के ऊपर H2O की वाष्प प्रवाहित करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? CO प्लस H2 प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं वाटर गैस या सिन गैस। इस सिन गैस या वाटर गैस का उपयोग ईंधन के रूप में तथा अपचायक के रूप में किया जाता है। निकल ऑक्साइड का जब अपचयन करवाते हैं, निकल ऑक्साइड मेटलर्जी में पढ़ेंगे अपन, निकल ऑक्साइड का अपचयन कराते हैं तो उसकी अपचयन किससे कराया जाता है? वाटर गैस से कराया जाता है। और साथ में इनका उपयोग ईंधन के रूप में क्या कराया जाता है? तो CO का भी आगे क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन होता है और H2 भी एक अच्छा ईंधन के रूप में काम आता है। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है? ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोड्यूसर गैस या उत्पादक गैस। फिफ्थ, उत्पादक गैस या प्रोड्यूसर गैस। रक्त तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करने पर, रक्त तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करने पर प्रोड्यूसर गैस प्राप्त होती है। जैसे बात करें कोक, तप्त कोक, रक्त तप्त कोक प्लस O2 प्लस N2, वायु में क्या होता है? O2 प्लस N2 होता है। ये किसमें है? वायु में। तो अपने को क्या मिल जाएगा? CO प्लस N2 प्राप्त होगी। इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ठीक है, CO प्लस N2। अब इसकी बातें करें कुछ कि ये कैसा होता है। ये एक जहरीली गैस है। यह रंगहीन, गंधहीन, जल में अल्प विलय जहरीली गैस है। भौतिक गुणधर्म देखें इसके। फिजिकल प्रॉपर्टी, यह है रंगहीन, गंधहीन, जल में अल्प विलय विषैली गैस है। जल में अल्प विलय विषैली गैस है। ये विषैली क्यों है बेटा? जैसे ही ये अपन सांस के द्वारा लंग्स में जाती है तो ये ब्लड के कांटेक्ट में आती है। ब्लड में कौन उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। यह O2 से हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर एक स्थायी संकुल का निर्माण करती है जो अपने रक्त में O2 को ले जाने से रोक देती है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। किससे? दम घुटने से। तो अपन लिख सकते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है? फेफड़ों तक पहुंचता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनने देती, इसलिए ये कैसी होती है? जहरीली होती है। इसकी बंधुता हीमोग्लोबिन से O2 की तुलना में 200 गुना अधिक होती है।
होती है। इसीलिए यह O2 के परिवहन को बाधित कर देती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कोशिकाओं को क्या नहीं मिलेगी? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? मृत हो जाएंगी और कोशिकाएं मर जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट अपन देखें ज्वलनशीलता, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखें। ज्वलनशीलता इसकी ज्वलनशीलता कार्बन मोनोऑक्साइड हवा के साथ हल्की नीली ज्वाला, CO हवा में हल्की नीली ज्वाला के साथ जलती है। हल्की नीली ज्वाला के साथ जलती है। क्या होती है? हल्की नीली ज्वाला के साथ जलती है। CO प्लस O2 क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा जी? CO2। और साथ में क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। साथ में क्या निकलेगी? ऊर्जा। इसीलिए CO का उपयोग किसमें? एक ईंधन के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में? ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरी बात करें अपचायक प्रवृत्ति, CO का उपयोग धातु क्रम में अपचायक के रूप में किया जाता है। अपचायक के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? अपचायक के रूप में किया जाता है। मेटलर्जी में ये अच्छा अपचायक है। जैसे अपन बात करें ZNO प्लस CO तो क्या बन जाएगा? Zn प्लस CO2 बन जाता है। क्या बन जाता है? Zn प्लस CO2 बन जाता है। Cu क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस CO ले लें तो Cu प्लस CO2 बन जाता है। क्या बन जाता है? CO2। अपन लें Fe2O3 प्लस CO लें तो क्या बन जाएगा? Fe प्लस CO2 अपने को प्राप्त हो जाता है। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है? अपचायक के रूप में मेटलर्जी में भी किया जाता है। अगली बात करें धातु कार्बोनिल। धातुओं के साथ CO जुड़कर एक संकुल का निर्माण करती है। धातु कार्बोनिल। तीसरा धातु कार्बोनिल के निर्माण में, धातु कार्बोनिल के निर्माण में जैसे निकिल CO से अभिक्रिया करके निकिल CO का होल 4, इन अभिक्रियाओं का उपयोग किसमें? अपन इनके शुद्धिकरण में भी करते हैं। किसमें? निकल के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। Fe लें, FeCO क्या बन जाएगा? FeCO का होल 5 बन जाता है। ये कार्बोनिल यौगिक अपन पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। इनका ये सिज्विक का रूल, सिज्विक के EAN नियम की पालना करने चाहिए। ये सिज्विक के EAN रूल की पालना करने चाहिए। अगर ये सिज्विक के EAN रूल की पालना नहीं करते तो ये स्टेबल नहीं होंगे। ये स्टेबल नहीं होंगे। एक नोट लगा के लिखें। दो गैसें तो अपन बता चुके हैं। कौन सी? एक तो वाटर गैस या सिन गैस, और दूसरी अपन बता चुके हैं कौन सी? प्रोड्यूसर गैस। एक और गैस लिखें, कोल गैस। कोल गैस में क्या क्या घटक होते हैं उनकी बात करें, इसके बारे में बात
कर लेता है। देखते हैं, अपन बात कर रहे हैं कोल गैस। कोल गैस तीसरी गैस है कोल गैस। कोल गैस में क्या होते हैं? हाइड्रोजन होती है, मीथेन होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड। H2CH4 एंड CO होती है। क्या होती है? CO। इनकी अगर परसेंटेज देखें, ये लगभग 50%, ये लगभग 35% और शेष कुछ मात्रा में ये होती है और अदर गैसें होती हैं, पर मुख्य घटक यही होते हैं। कौन? H2CH4 एंड CO होते हैं। नेक्स्ट ऑक्साइड की बात करें अपन, CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहले लिखें, बनाने की विधियां। बनाने की विधियों में देखें, बनाने की विधियां में देखें, कार्बन प्लस O2 फुल मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो लास्ट उत्पाद अपने को क्या मिलेगा? CH4 बनेगा। सेकंड देखें अपन, हाइड्रो कार्बन के दहन से, हाइड्रोकार्बन का अगर अपन दहन करें, किनका? हाइड्रोकार्बन का अगर अपन दहन करें तो अंतिम उत्पाद के रूप में अपने को CO2 तथा H2O प्राप्त होते हैं। तो देखो बेटा, इसमें मोल की बात कर लेता है वो O2, तो अंतिम उत्पाद CO2 प्लस H2O प्राप्त होगा। C6H6 प्लस O2, तो अंतिम उत्पाद CO2 प्लस H2O प्राप्त होगा। और साथ में बेटा जी एनर्जी तो मिलनी ही मिलनी है, परंतु पूछता क्या है कि 1 मोल CH4 के पूर्ण दहन में कितने मोल O2 लगेंगे। तो ऐसा करना है तो अपने को पहले संतुलित कर लें। एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन हैं, तो 4 हाइड्रोजन कर लेंगे। तो ऑक्सीजन देखें, 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 4, तो 2 मोल O2 की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि CH4 में दहन के बाद पूर्ण दहन से संकर्ण में क्या परिवर्तित होगा। तो इसमें संकर्ण कौन सा है बेटा? sp3। और इसमें कौन सा आएगा? sp संकर्ण आएगा। कौन सा आएगा? sp संकर्ण। तो sp3 से sp में इसका संकर्ण का मूव हो रहा है। तो ऐसे ही इसमें बात कर लेगा तो हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से भी अपन CO2 को प्राप्त कर सकते। प्रयोगशाला में CO2 कैसे बनाओगे? चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल का पत्थर या चूना पत्थर अपन बोल दें, कैल्शियम कार्बोनेट पर प्रयोगशाला विधि, कैल्शियम कार्बोनेट पर, ये चूना पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट, इस पर HCl का अटैक कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? CO2 प्राप्त हो जाता है। यदि इसका औद्योगिक निर्माण देखा जाए, क्या देखा जाए? औद्योगिक निर्माण, तो अपन कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? गर्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म, औद्योगिक निर्माण, कैल्शियम कार्बोनेट को अपन ने गर्म किया तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाएगा। चूने के पत्थर को अगर गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा। अगर बात देखें तो इसके फिजिकल गुण धर्म देखें, यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अविषाक्त गैस है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अविषाक्त गैस है। यह अज्वलनशील है, परंतु यह अज्वलनशील
ज्वलनशील है, परंतु सक्रिय धातुओं की उपस्थिति में जलती है। सक्रिय धातुओं की उपस्थिति में जलती है। अपन बात करें Mg की अभिक्रिया सक्रिय धातुएं जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम ले सकते हो, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारी क्या हैं? सक्रिय धातुएं हैं। Mg प्लस CO2 तो क्या मिल जाएगा अपने को? MgO प्लस कार्बन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? MgO प्लस कार्बन प्राप्त हो जाएगा। यह अम्लीय प्रवृत्ति की गैस है। कैसी है? अम्लीय प्रवृत्ति की गैस है। अगर इसको वाटर में प्रवाहित करते हैं, जल में, ये घुलनशील होती है क्योंकि ये H2CO3 अम्ल का निर्माण करती है। जल से अभिक्रिया H2O प्लस CO2 की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? H2CO3 का निर्माण होता है। किसका? ये किसमें? H प्लस HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन है। ये बाइकार्बोनेट आयन ये किसमें टूटेगा? आगे CO3 -2 प्लस H प्लस में टूटेगा। ये कौन है? कार्बोनेट आयन है। अगर इसको मैं Ka1 बोलूं, इसको Ka2 बोलूं, तो Ka1 ज्यादा होगा किससे? Ka2 से, क्योंकि ये फर्स्ट H प्लस देगा, वो जल्दी से दे देगा। किसके कंपेयर में? सेकेंड H प्लस के कंपेयर में। तो अपन देखते हैं इसमें H2O CO2 से अभिक्रिया करके H2CO3 का एसिड का निर्माण करता है। मतलब इसका जलीय विलयन कैसा प्राप्त होगा अपने को? अम्लीय प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? अम्लीय प्राप्त होगा। नेक्स्ट बात करें चूने के पानी के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के साथ अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है लाइम वाटर के साथ अभिक्रिया। लाइम वाटर के साथ अभिक्रिया की बात करें या चूने के पानी के साथ अभिक्रिया की बात करें, लाइम वाटर के साथ अभिक्रिया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया में CO2 पास करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास करें तो अपने को क्या मिल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। ये दूधिया कलर, दूधिया रंग का होता है। कैसा होता है? दूधिया रंग का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट में आधिक्य में अगर CO2 प्रवाहित की जाए, इसमें साथ में अपने को H2 मिल गया। आधिक्य में CO2 प्रवाहित की जाए तो ये रंगहीन विलयन प्राप्त होता है। किसका? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रंगहीन विलयन प्राप्त होता है। मतलब इसका कलर गायब हो जाता है, इसका दूधिया। तो अपन को कहीं भी अपने को मिले कि एक ऐसी गैस कैल्शियम दूधिया इसको कहते हैं लाइम वाटर या चूने का पानी। लाइम वाटर में CO2 प्रवाहित करेंगे, दूधिया रंग आएगा। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये याद रखना है। और ये रंग गायब हो जाएगा किसके कारण? आधिक्य में CO2 प्रवाहित करने के कारण। और क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। एक इसका आप पढ़ चुके हैं, CO2 का यूज प्रकाश संश्लेषण में भी इसका यूज होता है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण। पौधे इसका यूज भोजन बनाने में करते हैं। किसमें? भोजन। बायोलॉजी में तुम अच्छी प्रकार से पढ़ चुके हो। प्रकाश संश्लेषण एक तो आपका चैप्टर है, उसमें अच्छी प्रकार से पढ़ चुके हो। नेक्स्ट ऑक्साइड की बात करते हैं अपन। कार्बन सब ऑक्साइड को बनाने की विधियां देखते हैं, उसकी संरचना देखते हैं। C3O2। C3O2 कैसे बनाओगे? ये एसिड है, इसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कराई। किससे कराई? सांद्र H2SO4 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? C3O2 प्लस H2O प्राप्त होता है। इस C3H2 की बात करें, C डबल बॉन्ड C O और O, इस सभी में sp कार्बन में
sp संकरण है। क्या है? sp संकरण। तो संरचना कैसी आएगी इसकी? लीनियर संरचना आएगी। कैसी आएगी? लीनियर, रेखीय संरचना अपने को प्राप्त होगी। कैसी संरचना? रेखीय संरचना अपने को प्राप्त होगी। तो आज की क्लास में अपन ऑक्साइड के बारे में बात कर चुके हैं। किसके ऑक्साइड? कार्बन के ऑक्साइड के लिए बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे की बातें करेंगे। कल अपनी कार्बन फैमिली खत्म हो जाएगी और उसके बाद में अपन नाइट्रोजन फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कार्बन फैमिली को एनसीईआरटी में इसके यूज पढ़ें कि CO2 के यूज क्या हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के यूज क्या हैं। इनके यूज पढ़ोगे तो आपको ज्यादा क्वेश्चन और मिलेंगे। तो एनसीईआरटी की रीडिंग रेगुलर लगाते रहें। अपने सीएलसी के नोट्स हैं उनको पढ़ते रहें। सीएलसी के जो स्टडी मटेरियल है वो शानदार बना हुआ है, उसको बार बार रीडिंग लगाते रहें। उससे आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसमें जो क्वेश्चन बैंक दे रखे हैं उनको बार बार पढ़ते रहें कि ब्लॉक केमिस्ट्री तभी आपको याद होगी जब आप बार बार रिवीजन करेंगे, और बार बार रिवीजन करने से ही ब्लॉक केमिस्ट्री याद हो सकती है, वरना ब्लॉक केमिस्ट्री आपको याद नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।